हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना सीएमए फाइनल लॉ का एक्सक्लूसिव एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बैच की खासियत क्या है? अच्छा, वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक वीडियो और देखनी है जो जनरली हम यूट्यूब पे रखते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने ये सिखाया हुआ है लॉ क्या होता है, कैसे बनता है और किस किस को टॉपिक की आपके कोर्स में क्या क्या वेटेज है। तो वो वाली वीडियो पहले देखनी है। उसके बाद ये ऑफिशियली आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कंपनी लॉ का। ये उस चैप्टर की पहली क्लास है। तो इस चैप्टर की अगर मैं आज पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रीफ इंट्रो दे दूं। अभी तक जैसा आपको पता है कि हमारा जो सीएमए फाइनल लॉ का रेगुलर बैच आता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर 210 आवर्स के आसपास का है टोटल में, और बहुत दिल से बनाया हुआ कोर्स है। उसी की वजह से हमारा नाम बना, बहुत पॉपुलर हुए, बच्चों ने बहुत पसंद करा और अभी तक कर रहे हैं। और इतना काम बढ़ गया और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आप लोगों की जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन ना हर अटेम्प्ट में क्या होता था, रेगुलर कोर्स, हम तो हमेशा बच्चे को यही बोलते हैं रेगुलर कोर्स। तो बहुत सारे बच्चे ना हमारे पास ऐसे आते थे कि सर कोई फास्ट ट्रैक है, हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, किसी और टीचर से हम फेल हो चुके हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है या हम वर्किंग है। तो फिर मैंने जब इस पूरे कोर्स को एनालाइज करा ना, तो मैंने सोचा यार फास्ट ट्रैक का मतलब तो ये होता है कि कोर्स को 50, 60, 70 घंटे में लेकर आओ, वो तो हो जाएगा बेकार, कोर्स की लंका लग जाएगी। तो उससे बच्चा पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि सीएमए फाइनल का लॉ जिस लेवल का आता है उस लेवल का कोर्स का बच्चा, जिस लेवल की केस स्टडीज आती हैं, वो फास्ट ट्रैक से बच्चा पास नहीं हो सकता। तो हमने सोचा यार कोई ऐसा तोड़ निकाले कि जो रेगुलर से कम हो और फास्ट ट्रैक से ज्यादा हो, कुछ इस तरीके का कोर्स बनाए। तो इस कोर्स का हमने नाम रखा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अब इस कोर्स की खासियत क्या है कि जो हमारा रेगुलर कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 210 आवर्स का है। ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये अप्रोक्सीमेटली 130 टू 140 आवर्स के आसपास का जाएगा बस। तो हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है वो अप्रोक्सीमेटली 130 टू 140 आवर्स के आसपास का जाएगा बस, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच किसका है, सीएमए फाइनल लॉ का। ये बैच बेसिकली किन लोगों के लिए है? ये बैच बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं किसी और टीचर से क्लास लेकर या सेल्फ स्टडी कर और क्लियर नहीं हुआ, उनको हेल्प करेगा। दूसरा ये उनको भी हेल्प करेगा जिन्होंने अटेम्प्ट पहले कोई नहीं दिया मगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, लेकिन वर्किंग है, टाइम कम है तो, और उनका बेस थोड़ा बहुत ठीक है, उनको भी हेल्प करेगा। लॉ का थोड़ा बहुत बेस ठीक है। अगर आपका बेस हिला हुआ है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको मेरा सजेशन यही है कि ऑलवेज रेगुलर कोर्स में जाओ, फास्ट ट्रैक मतलब इस एग्जाम ओरिएंटेड वाले बैच में मत आओ। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम ओरिएंटेड में हमने करा क्या है। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है। अब जब मैं बोल रहा हूं ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे इस कोर्स के अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा कि मैंने टॉपिक को खत्म कर दिया है, मैंने आपका कोर्स छोटा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा है कि ये 210 घंटे से 130-140 घंटे पे आ गया, मैंने 60-70 घंटे कम कैसे करे मैं उसका लॉजिक बताता हूं। हमने इसमें 3 चीजें करी हैं। जो हमारा रेगुलर कोर्स है ना, उसके अंदर हम कुछ चीजें ऐसी डालते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं और वो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी हैं। तो कुछ चीजें हमारी बुक्स में ऐसी भी डली हुई हैं, तो उन चीजों को हमने काट दिया है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ही क्या है कि बच्चा एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ रहा। दूसरी चीज हमने इसके अंदर क्या करा है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से ना टॉपिक आते हैं पेपर के अंदर, बहुत ना के बराबर आते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोगों ने फास्ट ट्रैक वे में करवाया है, फास्ट ट्रैक वे में। तो इसका मतलब हमने 2 चीजें क्या करी हैं इसके अंदर ध्यान देने वाली। पहला, हमने जो टॉपिक इंडस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे लेकिन कोर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनको काट दिया है। दूसरा, इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या करा है कि हमने क्या करा है कि कुछ चैप्टर जो पेपर में कम इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको फास्ट करवाया है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको डेप्थ में करवाया है। अब इसमें होगा पता है क्या, इस कोर्स को हमने किस तरीके से डिजाइन करा है। इसमें कुछ चैप्टर हम अपने रेगुलर बैच के ही डालेंगे,
जो मेरे को लगता है कि जिनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो वो रेगुलर बैच के टॉपिक ही यहां पे कवर करेंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे जो हमारे को लगता है कि यार ये एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन हम लोगों ने उसको रेगुलर में बहुत ज्यादा टाइम लगा रखा है बेस बनाने के चक्कर में। और कुछ टॉपिक ऐसे जो इंडस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे लेकिन यहां पे रेलेवेंट नहीं है, तो उन सब टॉपिक को जो इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट यानी उन्हें काटा है, और वो टॉपिक जो रेगुलर के अंदर इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते थे, सॉरी कम रखते थे इंपॉर्टेंस, मतलब पेपर में कम आते थे, उनको हमने फास्ट ट्रैक वे में करवाया। तो इस तरीके से इसको डिजाइन करा गया, तो कहीं से भी आपके कोर्स को भगाने वाला काम नहीं करा गया। तो इस कोर्स को पढ़कर भी आप उतने ही अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो जितने एक रेगुलर कोर्स को पढ़कर बच्चा सिक्योर करता है। बस मैंने बताया, बस ये किसके लिए नहीं है ये कोर्स? जिनका लॉ का बेस हिला हुआ है इंटर के अंदर, या जो इंडस्ट्री में बहुत डेप्थ नॉलेज में पढ़ना चाहते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। जो कि मैं हर बच्चे को ये बोलता हूं कि एक पढ़ाई कर रहे हो तो तमीज से करो, शिद्दत से करो। हमेशा रेगुलर चीज रेगुलर ही होती है, फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड उतना इंडस्ट्री में उतनी नॉलेज आपको बूस्ट नहीं देगी। लेकिन अब जो बच्चे फंस ही चुके हैं, फर्स्ट जो वर्किंग है, जो बेचारे टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, या वो बच्चे जो एक आध बार फेल हो चुके जिन पर टाइम ही कम है, तो उनके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच रामबाण तीर है, आप लोगों को अच्छे लेवल में अच्छे मार्क्स से पास करा देगा। तो अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की ऑफिशियली पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कंपनीज एक्ट 2013 की ऑफिशियली फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल में 470 सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल में कितने सेक्शंस हैं? 470। लेकिन आपके कोर्स में पूरे नहीं है, आपको मोटा मोटा 200 से लेकर 210 सेक्शंस के आसपास पढ़ने हैं। और ये 200 से 210 1 से लेकर 200 तक नहीं है, ऐसा नहीं है, मिक्स है। मतलब 1 से लेकर अगर मैं बात करूं तो 205 डायरेक्टर तक का टॉपिक होता है। ये सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर नहीं है। जैसे जनरल मीटिंग आपके इंटर में था, फाइनल में नहीं है। शेयर कैपिटल आपके इंटर में था, फाइनल में नहीं है। प्रोस्पेक्टस, चार्जेस, ये सब चैप्टर आपके इंटर में थे, फाइनल में नहीं है। तो वो भी सारे 1 से लेकर 205 की सीरीज में ही आते थे। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि कहने को 1 से लेकर 205 तक के सीक्वेंस में आपके सेक्शन चल रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे सेक्शन आपके कोर्स में नहीं है जो इंटर में जा चुके हैं। प्लस कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो 210 के ऊपर वाले नंबर पे हैं, जैसे सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी, 406 निधि कंपनी, 447 फ्रॉड। तो वो सेक्शन ऐसे हैं जो आगे के हैं लेकिन वो आपके कोर्स में है। तो मतलब मोटा मोटा टोटल 470 सेक्शन में जो आपको पढ़ने हैं वो 200 से लेकर 210 तक के, 200 से लेकर 210 सेक्शंस के आसपास पढ़ने हैं, जो आपके कोर्स के लिए क्या है? रेलेवेंट है। अब हम अगर आगे की बात करें, अगर हम इस कोर्स को स्टार्ट करें, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करूं। लास्ट क्लास में जो हमने पहली वीडियो देखी थी जिसमें हमने ये सिखाया था लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, किस किस टॉपिक की क्या क्या वेटेज है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने ये सीखा था लॉ कैसे बनता है। हमको याद है, हमने ये तो सीख लिया था लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट। अब वो लॉ कैसे बनता है तो हमने देखा था कि जैसे सर अभी हम जैसे कंपनी एक्ट की ही बात करें तो हमने याद करा था कि सर कोई भी लॉ बनने से पहले क्या होता है? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। फिर उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, आप लोगों को ये बात पता है। और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, फिर क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट ली जाती है। असेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर अपने साइन करते हैं। एक बार उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और एक बार वो एक्ट बन गया तो एक्ट का मतलब क्या है? कि वो लॉ बन गया। एक्ट का मतलब क्या है? वो लॉ बन गया। अब समझने वाली चीज ये है कि जब वो एक्ट पास हुआ तो उसके बाद उसको क्या करा जाता है कि ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने के बाद अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा।
अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया उसी डेट से इफेक्टिव होगा। ऑफिशियल गजट क्या है, मैंने तुम्हारे को बताया था, भारत सरकार की एक वेबसाइट है, उस पर अपलोड कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑफिशियल गजट पब्लिश कर दिया। तो मान लो ऑफिशियल गजट में उस लॉ को पब्लिश कर दिया, और मान लो वो पब्लिश करा 1/1/2026 को, मान लो वो पब्लिश करा, और मान लो उस ऑफिशियल गजट में लिख दिया कि इस लॉ की जो इफेक्टिव डेट है वो है 15/1/2026। तो अगर ऐसी कोई इफेक्टिव डेट बताई है तो वो लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो इसका मतलब आपका लॉ इफेक्टिव मतलब क्या, जनता के ऊपर लागू कब से होगा, इंडस्ट्रीज में फॉलो कब से करना पड़ेगा। तो अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने के बाद। अगर कोई इफेक्टिव डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर ये 15/1/2026 नहीं लिखी होती और 1/1/2026 को पब्लिश होता, इसी डेट से इफेक्टिव हो जाता। लेकिन अगर पब्लिश करने के बाद इफेक्टिव डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। एक तो यह बात हो गई कि लॉ बनता कैसे है और इफेक्टिव कब से होता, हमने ये सीखा। सर अगर मैं आपसे कंपनीज एक्ट की बात करूं तो जब हम बोलते हैं ना लॉ, तो लॉ अपने आप, मैंने बताया एक्ट का मतलब लॉ है, तो एक्ट जो होता है ना, एक्ट वो अपने आप में कभी भी कंप्लीट लॉ नहीं होता। एक्ट अपने आप में कभी भी कंप्लीट लॉ नहीं होता। 4 चीजों को जोड़कर बनता है लॉ। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस। जब हम इन 4 चीजों को जोड़ देते हैं तब जाकर क्या बनता है, वर्ड कंप्लीट लॉ। अब इन चारों में फर्क क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो एक्ट जो होता है, एक्ट इसके अंदर होते हैं सेक्शंस, और सेक्शन जो होता है वो हमारा मेन लॉ होता है। और एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स ये बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी मैं। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जब हम 4 चीजों को जोड़ेंगे तब जाकर कंप्लीट लॉ बनेगा। एक्ट प्लस रूल प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन। तो एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, कंपनी एक्ट को किसने बनाया, पार्लियामेंट ने। कंपनी एक्ट से जितने रिलेटेड रूल्स हैं ये बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा सोचने वाली चीज है कि अब जो तुम्हारा नया वाला सिलेबस है वो 130-140 आवर्स में ही खत्म हो जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाला। तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ रोज का 2 घंटा देखोगे तो आपका कोर्स 2 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 महीने में 60 घंटे, तो 2 महीना 10 दिन में खत्म हो जाएगा। और अगर आप रोज का 3 घंटा देखोगे तो आपका कोर्स 45 डेज में ही खत्म हो जाएगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाला। तो जो बच्चा फेल होकर आया है और रीअपियरिंग है उसके लिए भी हेल्प करेगा। जो बच्चा इंडस्ट्री में वर्क करता है, जिसके पास मिले, जिसको 1.5-2 महीने तैयार करने के लिए कम टाइम मिला, उसके लिए भी इफेक्टिव। मजा ही आ गया तो तुम्हारे लिए। और ये मैं लिख के दे रहा हूं, हमारा रेगुलर कोर्स का तो पहली बात कोई मैच ही नहीं है इंडस्ट्री में, किसी की टक्कर का कोई, किसी की औकात ही नहीं है कि वो उस लेवल का कोर्स बना दे। मगर मेरा जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना, इस बैच की नॉलेज भी इतनी सुपीरियर होगी कि जो मार्केट के टीचरों के रेगुलर कोर्स है ना उससे फार बेटर होगी। ये मेरा प्रॉमिस है, कंपेयर करके देख लेना अपने आप को। चलो आग लगा देंगे। चलो अब बढ़ते हैं, वापस आते हैं। तो हमने क्या बोला, सर एक्ट प्लस रूल प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन, सब इन 4 चीजों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, लॉ। तो अभी मैंने क्या बोला, सर अब ये इसकी बात करते हैं। मैंने बताया एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। रूल कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रूल का क्या रोल होता है, जो रूल होता है ना वो सेक्शन को चलाने में हेल्प करता है। अच्छा लास्ट क्लास में जब हमने देखा था कि हमारे इंडिया में, जब वो पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने बताया था लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पार्लियामेंट। लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। लेकिन उस लॉ को लागू कौन करवाता, अच्छा पार्लियामेंट किसमें आती है, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि हमारे इंडिया में 3 तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडीज जो लॉ बनाती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाती हैं, और एक होती है आपका जुडिशियल बॉडीज जो हमारे को न्याय देती हैं, जिसके अंदर आते हैं कोर्ट्स। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इंडियन लीगल सिस्टम है, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक थी लेजिस्लेटिव बॉडीज,
एक है एग्जीक्यूटिव बॉडीज और एक है जुडिशियल बॉडीज। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि 3 तरीके की इंडिया में बॉडीज हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में कि लेजिस्लेटिव बॉडीज इंडिया में लॉ बनाती हैं, लॉ मेकिंग काम है इनका। जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो लॉ को इंप्लीमेंट करवाती हैं, लागू करवाती हैं, और जो जुडिशियल बॉडीज हैं वो जस्टिस देती हैं, न्याय देती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं इसके अंदर कौन कौन आता है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि इंडिया में 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक वो लॉ जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, वो ऐसे लॉ जो पूरे इंडिया के लिए सेम है, वो कौन बनाती है? आपको पता है, पार्लियामेंट, जिसके अंदर जैसे कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स लॉ हो गया, आपका जीएसटी हो गया, ये सब पूरे इंडिया पे लगते थे, पार्लियामेंट बनाती है। वो लॉ जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर बात करें वैट, जो वैट अभी आपको पता है पूरा एबॉलिश नहीं हुआ, पेट्रोल पे, अल्कोहल प्रोडक्ट पे लगता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट जिसपे ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटता है, ये हर स्टेट का अपना है। तो वो लॉ जो हर स्टेट के अपने होते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ऐसे लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। फिर आती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन सी होती है? जो लॉ को इंप्लीमेंट कराती है, जो लॉ बन गया है उसको इंप्लीमेंट करवाती है। तो इसके अंदर कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सारी मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एग्जांपल पुलिस। तो एग्जांपल लेके बात करें कि आप रोड से जा रहे थे और ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ के आपका चालान काट दिया, तो ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट है। लेकिन जिस लॉ के बेस पे उसका चालान काटा गया आपका, वो लॉ किसने बनाया था? लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया था, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट। इसका मतलब ये जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है लॉ बनाती हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाती हैं। और जुडिशियल बॉडीज के अंदर क्या आते हैं? कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इसमें आते हैं जो न्याय देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो अब मैंने तुम्हारे को क्या बताया, जो एक्ट है इसमें मेन लॉ होता है, इसमें सारे सेक्शंस होते हैं। जो रूल्स हैं ये उस एक्ट को ही चलाने में हेल्प करते हैं, और एक्ट बनाती है पार्लियामेंट और रूल बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं रूल कैसे हेल्प करता है। हमारे ना कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में। हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। और ये सेक्शन ये बोलता है कि किसी भी कंपनी में अगर कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है, कोई भी कंपनी अगर डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो उसको विद इन 30 डेज गवर्नमेंट को इंफॉर्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इंफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हमने अपनी कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट करा है। लेकिन किस फॉर्म में बताना है, वो फॉर्म यहां नहीं लिखा। तो वो फॉर्म लिखा हुआ है रूल के अंदर। रूल में लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी तो उसको सरकार को एक फॉर्म फाइल करना है। उस फॉर्म का नाम है DIR 12। DIR बना डायरेक्टर से और उसको 12 नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि रूल के अंदर लिखा हुआ है कि फॉर्म नंबर DIR 12 में आपको बताना है। इसका मतलब अगर आप देखो तो रूल जो है वो कोई लॉ नहीं है, लॉ तो ऑलरेडी बन चुका है। सेक्शन 152 पार्लियामेंट ने बना दिया है और उसके अंदर लिख दिया है कि भाई जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो 30 दिन में सरकार को बताना है। यह बात सेक्शन में लिखी है और यह चीज किसने लिखी? पार्लियामेंट ने। लेकिन जब एक बार वो चीज लिख दी गई तो उसके बाद किस फॉर्म में सरकार को बताना है, वो फॉर्म वाली बात कहां लिखी है? रूल में। तो इसका मतलब रूल लॉ नहीं बना रहा, उस चले हुए लॉ की इंप्लीमेंटेशन बेटर कर रहा है, उस बने हुए लॉ की इंप्लीमेंटेशन बेटर कर रहा है। तो रूल सेक्शन को चलाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इंडिया में ना कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बिना रूल के भी है। जैसे हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में आगे जाके पढ़ेंगे, जहां पे किसी रूल की जरूरत नहीं है, जो बिना रूल के भी अपने आप में कंप्लीट है। और कुछ सेक्शनों में रूल की जरूरत है। लेकिन समझने वाली चीज यह है कि सेक्शंस बिना रूल के चल सकते हैं कुछ सेक्शंस, लेकिन रूल कभी भी बिना सेक्शन के नहीं चल सकता। रूल आएगा ही कब? जब पहले एक्ट आएगा। पहले एक्ट आएगा, पार्लियामेंट उसको बनाएगी, फिर उसकी फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए रूल लाया जाएगा जो सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप अब आपको एक्ट और रूल में फर्क समझ आ गया। तो पहला शब्द होता है एक्ट, दूसरा शब्द कौन सा होता है? रूल। फिर तीसरा शब्द आता है सर्कुलर।
सर सर्कुलर का मतलब होता है क्लैरिफिकेशंस। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशंस। क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, जब एक बार पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो उस लॉ को पढ़ते वक्त कई बार क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें फेस होती हैं। कई बार उस लॉ को पढ़ते हुए बहुत सारी दिक्कतें फेस होती हैं। तो और जैसे दिक्कतें फेस का क्या मतलब है कि जैसे इंडस्ट्री में लोग अप्लाई कर रहे हैं उस लॉ को, तो कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन की इंटरप्रिटेशन गलत निकल रही है। मतलब पार्लियामेंट ने जो सेक्शन बनाया है उसको पढ़कर कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है। और वो ऐसा अकेले के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कई प्रोफेशनल्स हैं जो सेम सेक्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई व्यक्ति उस सेक्शन का अलग मतलब निकाल रहा है, कोई व्यक्ति उस सेक्शन का अलग मतलब निकाल रहा है। तो जब किसी सेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि सरकार से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज हमारे को क्लैरिफाई करो कि इस सेक्शन को किस तरीके से पढ़ना है। तो सरकार क्या करती है कि सर्कुलर इशू करती है और बताती है कि इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन ये लेनी है। इसका मतलब सर्कुलर्स आर क्लैरिफिकेशंस जो आपको इंटरप्रिटेशन बेटर करने में हेल्प करता है, और ये सरकार इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। फिर नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशंस। जब एक बार कोई भी लॉ बनता है तो उसके बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, कंपनी लॉ के पर्पज से भी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे अपलोड कर दिया जाता है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। और कोई भी जब नोटिफिकेशन होती है तो नोटिफिकेशन का मतलब है कि उसको भारत सरकार की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। अब जिसको भी वो लॉ पढ़ना है वो वहां से डाउनलोड कर ले। अगर उस लॉ में कोई अमेंडमेंट भी आई है तो वो भी वहीं से डाउनलोड कर ले। एमसीए का पोर्टल खोल देते हैं, दिखाता हूं तुम्हारे को। एमसीए सर्विसेज में गए, नहीं सॉरी, एक्ट एंड रूल्स में गए, तो यहां पे देखो ये एक्ट आ गया, तो हमारा ये कंपनी एक्ट है। फिर यहां पे की तरफ आते हैं हम नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशंस की तरफ अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ नोटिफिकेशंस आ रही हैं। यहां पे उनकी नोटिफिकेशन डेट आ रही है कि ये लॉ में इस डेट को चेंज आया है। तो हमारे इंडिया में जब कोई भी नया लॉ बनता है ना तो उसको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डालकर इस जगह पर डाल दिया जाता है। तो जिसको भी निकालना है वो यहां से निकाल कर देख ले। तो ये होता है एक्ट प्लस रूल प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन मतलब जब लॉ बना उसको भारत सरकार की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और बता दिया कि ये इस डेट से इफेक्टिव होगा। वही ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने वाली बात है। तो ऑफिशियल गजट में जब हम पब्लिश करते हैं उस लॉ को तो उसको यहां पे भी डालते हैं, प्लस वो जो ई गजट वाली वेबसाइट आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी वहां पे भी डालते हैं। तो नोटिफिकेशन का मतलब है कि ये लॉ किस डेट से इफेक्टिव होगा, उसकी नोटिफिकेशन डेट डाल दी जाती है और उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। तो जब हम इन चार चीजों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, लॉ बनता है अपने आप में कंप्लीट। तो एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन, जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तब जाकर क्या बनेगा, कंप्लीट लॉ बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं तो हमारा जो कंपनी लॉ है उसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि टोटल में 470 सेक्शंस हैं। हमारे कंपनी लॉ के अंदर टोटल में कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं। और ये जो 470 सेक्शंस है डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स हैं, डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। तो हमारे कंपनी लॉ में टोटल में 470 सेक्शंस हैं जो कि 29 चैप्टर्स में डिवाइड है एंड 7 शेड्यूल्स में डिवाइड है। अब इसका क्या मतलब है 29 चैप्टर 7 शेड्यूल्स का, जैसे मैं तुम्हारे को दिखाता हूं। ये मैंने कंपनी लॉ खोल दिया तो इसमें देखो टोटल चैप्टर कितने, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते करते चैप्टर 29 ये रहा मिसलेनियस। तो टोटल में क्या है, हमारे कंपनी लॉ को ना 29 चैप्टर में डिवाइड करा हुआ। जैसे चैप्टर 1 है इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। फिर चैप्टर 2 है इसमें सेक्शन 3 से लेकर 22 तक है। तो करते करते जो सबसे लास्ट चैप्टर है ना मिसलेनियस चैप्टर, वो सेक्शन 447 से लेकर 470 तक डील करता है। लास्ट सेक्शन कौन सा है, 470। तो हमारे कंपनी लॉ के सेक्शंस को चैप्टर वाइज डिवाइड करा हुआ है। तो टोटल में कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, तुमसे कोई पूछे 470। टोटल कितने चैप्टर्स में हमारा कंपनी लॉ डिवाइड है, सर 29 चैप्टर्स में डिवाइड है। प्लस साथ में कंपनी लॉ के अंदर साथ में 7 शेड्यूल्स भी हैं। अब ये शेड्यूल्स क्या होते हैं, शेड्यूल में ना फॉर्मेट दिए होते हैं। जैसे आप लोग अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हो तो आप लोगों को याद होगा कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनती है। तो वह शेड्यूल 3 कहां का है, कंपनी लॉ का है। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। तो शेड्यूल 2 कहां का है, कंपनी लॉ का है। तो ये रे, तो शेड्यूल्स के अंदर क्या दिए होते हैं, फॉर्मेट्स।
ये शेड्यूल 1 एमओए का है, शेड्यूल 2 जो है वो यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स का, शेड्यूल 3 जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का है। तो ऐसे करते करते कंपनी लॉ में कितने शेड्यूल है, लास्ट शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 7। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे एक लाइन में, एमसीक्यू में कई बार बन जाता है कि कंपनी लॉ में टोटल में कितने सेक्शन है, 470, कितने चैप्टर्स हैं 29, एंड कितने शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं सर कंपनी लॉ के अंदर। 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल्स। लेकिन वो अलग बात है कि आपके कोर्स में मैंने आपको बता दिया कि आपके कोर्स में सारे सेक्शंस नहीं हैं, आपके कोर्स में लिमिटेड सेक्शंस हैं, आपके कोर्स में पूरे सेक्शंस नहीं है। आपके कोर्स में 200 से लेकर 210 तक के सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर मेरी थोड़ा सा बोलने की स्पीड भी फास्ट रहेगी, थोड़ी सी समझ आपको पूरा आएगा, लेकिन थोड़ी सी फास्ट रहेगी एज कंपेयर टू रेगुलर बैच, क्योंकि मैंने बोला ना इसको 130 to 140 आवर्स में कैसे कम कर सकते हैं, 210 आवर्स के कोर्स को 70-80 घंटे कम करने हैं। कुछ फालतू चीजें कम करेंगे, कुछ चीजों को फास्ट वे में करवाएंगे, तो तभी जाके हमारी स्पीड कवर हो पाएगी। क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स तो कर नहीं रहे, मैं आपका टॉपिक कम तो करवा नहीं रहा, ठीक है जी। जो एग्जाम के हिसाब से टेक्निकल है वो तो हम पूरा ही करेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे जो हमारे को लगता है जिसके अंदर डेप्थ की पूरी जरूरत है, जिसको फास्ट ट्रैक में नहीं कर सकते, उसको हम रेगुलर बैच वाले ही चैप्टर्स आपके इसके अंदर डालेंगे ताकि आपका वो कवर हो सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। तो ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की, कि कंपनीज एक्ट 2013 में इतने सेक्शन है और इतने शेड्यूल्स है और इतने चैप्टर्स है। इससे पहले हमारे इंडिया में एक कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, उसके अंदर टोटल में 658 सेक्शंस थे। उसके अंदर टोटल में कितने सेक्शंस थे, 658। अच्छा, नए वाले में कितने हैं, 470। इसका मतलब पुराने वाले कंपनी एक्ट में जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें 658 सेक्शन होते थे, नए वाले में 470। इसका मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। नए वाले कंपनी लॉ में जो कंपनी एक्ट 2013 भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें 470, पुराने वाले में 658 थे। मतलब मोटा मोटा पुराने वाले के कंपैरेटिव में 200 सेक्शंस कम है, मोटा मोटा। ऐसा क्यों करा गया है, ऐसा क्यों करा गया कि नए वाले कंपनी लॉ में दो चीजें करी गई हैं। एक तो जो पुराने वाले कंपनी लॉ में सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस थे, उनको मर्ज कर एक ही सेक्शन बना दिया गया। और दूसरी चीज क्या करी गई है कि कुछ चीजों में क्या करा गया, सेक्शंस कम कर दिए, रूल्स बढ़ा दिए। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है। अच्छा, सेक्शन किसमें होते हैं, एक्ट में। एक्ट कौन बनाती है, पार्लियामेंट। तो अगर उस सेक्शन में कोई चेंज भी करना है तो वो चेंज भी कौन करेगी, पार्लियामेंट। एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, तो एक्ट को चेंज भी कौन करेगी, पार्लियामेंट। अब आपको पता है पार्लियामेंट 12 महीने तो सेशन में होती नहीं है, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, ऑटम सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन, ऐसे सेशन बने होते हैं। अब उस सेशन के अंदर पार्लियामेंट जब बैठेगी तो जरूरी थोड़ी अभी कंपनी लॉ होगा, इंडिया में इतने सारे लॉ हैं, सब में चेंजेस आते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता था कि एक्ट को चेंज करने में टाइम लगता था। तो इन लोगों ने जब नया वाला कंपनी लॉ बनाया तो इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने सोचा कि यार जिन जगहों पे इनको लगता था चेंजेस ज्यादा आएंगे उन चीजों को लिख दिया रूल्स में, और रूल्स बनाती है गवर्नमेंट। और कंपनी लॉ में गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रूल बनाने की। तो कंपनी लॉ में क्या होता है कि रूल बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब रूल बनाती है तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पार्लियामेंट वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है उन्होंने रूल बनाना है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। उनको लगता है उन्होंने रूल हटाना है, उन्होंने अपनी वेबसाइट से अगले दिन हटा दिया। तो रूल बनाना बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू एक्ट। तो इसलिए इन लोगों ने नए वाले कंपनी लॉ में क्या करा, रूल ज्यादा कर दिए, सेक्शन कम कर दिए, और कुछ सेक्शन तो बहुत छोटे छोटे थे उनको मर्ज कर आपको क्या करा, एक सेक्शन बना दिया। तो इसका मतलब जब पुराने वाले कंपनी एक्ट में 658 सेक्शन थे और नए वाले में 470 हैं, तो एक्ट छोटा नहीं हुआ। कहीं ये सोचो कि 200 सेक्शन कम होगा तो एक्ट छोटा हो गया, कम पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। बस वो चीजें जो सेक्शन लिखी थी वो रूल्स में आ गई हैं ताकि चीजों को चेंज करना आसान रहे, और कुछ सेक्शनों को मर्ज कर दिए। इसी को हम लोग एक चीज बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच। कहा जाता है कि जो नया वाला कंपनी लॉ है ना, वो स्केलेटन अप्रोच पे बना है। यह भी एक चीज कही जाती है कि हमारे इंडिया में जो नया वाला कंपनी लॉ बनाया गया है वो स्केलेटन अप्रोच पे बनाया गया है। स्केलेटन अप्रोच का क्या मतलब होता है, स्केलेटन अप्रोच का क्या मतलब होता है, बड़ा ध्यान से सुनना। स्केलेटन अप्रोच जैसे ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसे अब हम 18, 19, 20 साल के, जैसे कोई बच्चा ग्रो हो जाता है, जब वो 18, 19 साल का हो जाता है तो उसकी हाइट वाइट जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई। तो उसके बाद क्या होता है, जब एक बार वो 18 साल का हो गया तो उसका जो स्केलेटन डेवलप होना था वो स्केलेटन डेवलप हो गया, लेकिन जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो हमारी स्किन है,
ये समय के हिसाब से बदलेगी। 30 साल में हम थोड़े और यंग दिखेंगे, मतलब थोड़े जवान से दिखने, मतलब बच्चे से थोड़ा मैच्योर में आ जाएंगे। 40 साल की उम्र में थोड़ा सा हल्का हल्का बुढ़ापापन आना चालू हो जाएगा। 60 साल की उम्र में हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। 70-80 में हो सकता है मरी जाए। तो इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि स्केलेटन अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जो, अब इसको ना कंपनी लॉ को इसी तरीके से जोड़ो, जो स्केलेटन है वो एक्ट है, जो स्केलेटन है वो एक्ट है, और जो हमारा ये ऊपर का स्ट्रक्चर है वो रूल्स है। तो जो समय बदलता है तो समय के हिसाब से रूल्स को फास्ट चेंज करना है, तो जिन चीजों को फास्ट चेंज करना है उनको डाला रूल्स में, और जिन चीजों को कम चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि एक्ट चेंज नहीं होगा, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आएगी, लेकिन जिन चीजों को फोकस ये करा कि जिन पे कम चेंजेस आएंगे उनको डाला एक्ट में। तो इसका मतलब स्केलेटन अप्रोच का मतलब है रूल्स ज्यादा करना और सेक्शंस कम करना। तो आई होप अब आपको स्केलेटन अप्रोच समझ आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं। ये खतरनाक बात है अब जो समझाने जा रहा हूं। सर अभी मैंने आपको यह बताया कि जो कंपनी एक्ट है वो बनाया पार्लियामेंट ने। अभी मैंने आपको एक बात बताई पेन नहीं चल रहा, चल जा भैया, रुको। एक पेन और भी है, पेन तो बहुत है हमारे पास। हाय मिल गया। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई, अबे यार, कि जो कंपनीज एक्ट है वो बनाया पार्लियामेंट ने। कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। अब क्या हुआ, और एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। ये तो बात मैंने आप लोगों को बता दी। कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। और एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस। अब इस पूरे एक्ट को संभालने के लिए, इस पूरे एक्ट को संभालने के लिए कंपनी लॉ में पार्लियामेंट ने पावर डेलीगेट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट ने पावर डेलीगेट कर दी, अबे यार, इस पूरे एक्ट को संभालने के लिए पार्लियामेंट ने पावर डेलीगेट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस पूरे एक्ट को तुम संभालो। मतलब एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन आगे का काम उसको चलाने का, इंडस्ट्री में अप्लाई करवाने का सारा काम किसको सौंप दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं पार्लियामेंट ने इसको पावर डेलीगेट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट को एडमिनिस्टर करवाने के लिए। एडमिनिस्टर मींस चलाने के लिए। इस एक्ट को चलाने की आगे की सारी पावर किसको दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है जी हम भी खुद कुछ नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को आगे डेलीगेट कर दिया, मीन सौंप दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट कर दिया 3 लेवल बॉडीज के अंदर। 3 लेवल बॉडीज, इसको हम कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी बोलते हैं। इसको हम कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी बोलते हैं, और इसको हम कंपनी लॉ की 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। तो इसको हम कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी बोलते हैं, और इसको हम कंपनी लॉ की 3 लेवल मशीनरी भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, मैंने क्या पहले यहां तक बात समझ आ रही है? सर एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने आगे इस एक्ट को संभालने की पावर किसको दे दी? डेलीगेट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कि क्या बोला कि भाई हमने एक्ट तो बना दिया, लेकिन इस एक्ट को संभालेगा कौन? आप संभालोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जी मैं खुद कुछ नहीं करूंगी। उसने भी अपनी पावर को फर्दर 3 लेवल में डेलीगेट कर दिया। वो 3 लेवल बॉडीज, उनको नाम दिया गया 3 लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या 3 लेवल मशीनरी। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे टॉप लेवल पे एक बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सबसे टॉप लेवल पे एक क्या बनाई गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी इन सबका क्या रोल है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये पूरे इंडिया में एक ही है। इनका ऑफिस दिल्ली के अंदर है, शास्त्री भवन में। शास्त्री भवन में दिल्ली में। इसके नीचे हमारे कंपनी लॉ को इंडिया के पर्पस के लिए 7 रीजन में डिवाइड करा गया।
हमारे कंपनी लॉ को इंडिया के अंदर 7 रीजन में डिवाइड करा गया और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाया गया, उसको नाम दिया गया रीजनल डायरेक्टर। हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 7 रीजन में डिवाइड करा। वो 7 रीजन कौन से हैं? नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो हमारे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 7 रीजन में डिवाइड करा गया और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाया गया, उसको हम नाम देते हैं आरडी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे 7 रीजनल डायरेक्टर बनाए गए। क्या बनाए गए? 7 रीजनल डायरेक्टर्स बनाए गए, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरडीज। जो नॉर्थ वाला आरडी है ना, आरडी नॉर्थ, वो दिल्ली में ही है। वैसे अलग अलग मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह है। जो नॉर्थ वाला आरडी है वो दिल्ली में। 7 रीजनल डायरेक्टर बनाए गए। अभी इनका काम क्या है मैं बताऊंगा, अभी इन सबका क्या काम है, लेकिन अभी के लिए इतना लिख लो। और आगे इस आरडी के नीचे 25 आरओसीज बनाए गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरडी के नीचे क्या बनाए गए? 25 आरओसीज बनाए गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसीज। और ये जो आरओसी बनाए गए ये जनरली 1 फॉर ईच स्टेट है। जनरली 1 फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना है। जनरली 1 फॉर ईच स्टेट है। अच्छा, अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी कि स्टेट तो ज्यादा है लेकिन आरओसी कम है, इसका रीजन क्या है भी बात करेंगे। अब इनका पहले काम क्या है पहले मैं बताता हूं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरडी के ऊपर सुपरविजनिंग करेगा कि आरडी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आरडी जो है वो आरओसी के ऊपर सुपरविजनिंग करेंगे कि आरओसी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी को उल्टा कर दूं तो आरओसी जो है वो आरडी को रिपोर्टिंग करते हैं, आरडी किसको रिपोर्टिंग करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो ये तो हो गई एक हायरार्की वाली बात कि सबसे ऊपर एमसीए है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमसीए। देन उसके नीचे क्या है? आरडीज। देन उसके नीचे क्या है? आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरओसीज। तो एमसीए सबसे ऊपर एमसीए, उसके नीचे 7 आरडी, उसके नीचे 25 आरओसी। ये तो हो गई बात कि ये रिपोर्टिंग वाला काम कि एमसीए किसको सुपरविजनिंग करेगा? आरडी को। आरडी किसको सुपरविजनिंग करेगा? आरओसी को। और उल्टा करते तो आरओसी किसको रिपोर्टिंग करेगा? आरडी को। और आरडी किसको रिपोर्टिंग करेगा? एमसीए को। ये तो हो गई ये वाली बात। प्लस इसके अलावा अगर इसमें समझने वाली चीज ये है, यहां पे ध्यान देने वाली, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है पूरे कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इनके इंडिविजुअल क्या क्या काम है वो बता रहा हूं। तो पूरे कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कौन बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पूरे कंपनी लॉ में ना जगह जगह आपको ना कई जगह पे अप्रूवल लेने होंगे, स्पेसिफिक अप्रूवल्स। कुछ जगहों पे क्या लेने पड़ेंगे? अप्रूवल्स। तो वो अप्रूवल्स देगा आरडी। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मर्जर, अगर आपने एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर लिया या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर लिया एटसेट्रा, तो उस केस में आपको आरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लस आरओसी का क्या काम है? कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग है वो सारी आरओसी के पास होंगी। कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग है वो सारी आरओसी के पास होंगी। जैसे एग्जांपल लेकर बात करें, जब कोई कंपनी बनती है तो उसको बनाते वक्त आप भारत सरकार को कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइल करोगे तो वो भारत सरकार के पास किस पे जाएगी? आरओसी के पास जाएगी। तो कि भाई आपकी डिटेल्स, आप किस जगह कंपनी बना रहे हो, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। जब एक बार कंपनी बन गई तो हर साल आपको बैलेंस शीट की कॉपी आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। अगर कल को आप उस कंपनी को बंद करा रहे हो तो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। तो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी? आरओसी के पास। तो इन तीनों का अपना अपना क्या रूल है? एमसीए क्या बनाएगा? रूल्स बनाएगा। आरडी क्या करेगा? स्पेसिफिक अप्रूवल्स देगा। और आरओसी क्या करेगा? फॉर्म फाइलिंग सारी किसके पास होगी? आरओसी के पास। अब समझने वाली चीज पता है क्या है? यहां पे समझने वाली चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली? देखो, पूरे कंपनी लॉ में ना जगह जगह ऐसे लिखा होगा कि भाई आने वाले टाइम पे, सेक्शन के अंदर लिखा होगा कि आने वाले टाइम पे ये वाला रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एमसीए। वहां पे लिखा होगा कि ये वाली चीज के लिए अप्रूवल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अप्रूवल कौन देता है? आरडी। तो इसका मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? आरडी। वहां पे लिखा होगा ये वाला फॉर्म फाइल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यहां पे फॉर्म फाइल किसके पास होता है? आरओसी के पास। मतलब मेरे समझाने की सेंस ये है कि भाई एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने एक्ट जो बनाया उसमें क्या है? सेक्शंस, जो कि हमारा मेन लॉ है। लेकिन पार्लियामेंट ने आगे का सारा काम करने की पावर किसको दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसलिए एक्ट में जगह जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर रही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को कितने लेवल में डेलीगेट करा? 3 लेवल में।
सबसे ऊपर एमसीए, देन 7 आरडी, देन 25 आरओसी। लेकिन ये यहां पे तो इन्होंने डेलीगेट कर दिया, लेकिन भाई लॉ मेकर ने डेलीगेट कर दिया, लेकिन किस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वो आपको खुद समझना पड़ेगा, लॉ मेकर नहीं बताएगा। वो तो उन्होंने स्टार्टिंग में बता ही दिया जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इसका मतलब अगर लॉ में लिखा होगा कि भाई ये वाला रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एमसीए। अगर लॉ में लिखा होगा कंपनी लॉ में कि भाई ये वाला अप्रूवल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या, आरडी। अगर लॉ में लिखा होगा कि ये वाला फॉर्म फाइल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, आरओसी। तो किस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तीनों का क्या रोल है मैंने आपको बता दिया। प्लस एक चीज समझने वाली है, आज की डेट में इंडिया में आरओसी का एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, आरओसी का एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। हमारे इंडिया में एक आरओसी का नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये आरओसी का एक नया डिपार्टमेंट है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या करा गया है, जो मैंने भी तुम्हारे को क्या बताया, कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होती है, आरओसी के पास। अब उसमें क्या करा इन लोगों ने, जो कंपनी बनने का प्रोसेस है, क्योंकि इंडिया में आजकल कंपनियां ज्यादा बन रही हैं तो वर्कलोड ज्यादा हो रहा था आरओसी के ऊपर, तो उस वर्कलोड को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया सीआरसी। तो अब जो कंपनी बनने वाली डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो सारी आरओसी के सीआरसी वाले डिपार्टमेंट पे जाती हैं, लेकिन आगे का सारा प्रोसेस, एक बार जब कंपनी बन गई तो उसकी जो कंपनी चलाने की डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी बंद करने की डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी आज भी आरओसी के पास ही फाइल होती है। इसका मतलब कंपनी बनने वाला प्रोसेस किसके हाथ में चला गया, सीआरसी के हाथ में, लेकिन उसके आगे का सारा काम फॉर्म फाइलिंग वाला आज भी किसके पास है, आरओसी के पास है। अच्छा, आप अलग से सीआरसी को कुछ नहीं भेजोगे, आप तो आरओसी के पास ही भेजोगे। आरओसी ऑटोमेटिक जो बनने वाली डॉक्यूमेंटेशन है किसके पास ट्रांसफर करवा देगा, सीआरसी के पास ट्रांसफर करवा देगा। तो इसका मतलब सर कंपनी लॉ में एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने आगे का काम सारा संभालने की पावर किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को फर्दर कितने लेवल में डेलीगेट करा, 3 लेवल में। उसमें सबसे ऊपर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसका काम क्या है, रूल्स बनाना। उसके नीचे क्या है, 7 आरडी, इनका काम क्या है, स्पेसिफिक अप्रूवल्स देना। और उसके नीचे क्या, 25 आरओसी, जो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की सारी फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी, आरओसी के पास। अच्छा, ये और इन सबको जोड़कर हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। और इसी का दूसरा नाम क्या है, 3 लेवल मशीनरी। और ये सबको सबका काम करने की पावर किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद किसने पावर दी थी, पार्लियामेंट ने, एक्ट के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि आरओसी जो है वो जनरली 1 फॉर ईच स्टेट है, लेकिन इंडिया में स्टेट ज्यादा है, आरओसी कम है। अब उसका रीजन क्या है मैं जरा बात करता हूं। अब हम इसकी लिखते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, जनरल रूल का उल्टा। जनरल व्हाट इज एक्सेप्शन, जनरल रूल का उल्टा। जनरल रूल क्या है कि हर स्टेट में एक आरओसी होगा। अब मैं तुम्हारे को ऐसा बताने जा रहा हूं कि कुछ स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, और कुछ स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहां पे 2 स्टेट का एक आरओसी है। तो कुछ स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, और कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जहां पे 2 स्टेट का एक आरओसी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, एक है आरओसी मुंबई और एक है आरओसी पुणे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, एक है आरओसी चेन्नई और एक है आरओसी कोयंबटूर। तो महाराष्ट्र में कितने आरओसी, 2 आरओसी, आरओसी मुंबई, आरओसी पुणे। तमिलनाडु में भी कितने आरओसी, 2 आरओसी, आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयंबटूर। फिर तीसरा आता है दिल्ली एंड हरियाणा। दिल्ली एंड हरियाणा का कॉमन आरओसी है। और ये दिल्ली के अंदर ही है, नेहरू प्लेस में। इसका मतलब अगर कोई कंपनी दिल्ली में बन रही है तो वो तो दिल्ली वाले आरओसी पे रजिस्टर होगी, लेकिन अगर कोई कंपनी हरियाणा के अंदर गुड़गांव में बन रही है, गुरुग्राम में, सोनीपत, पानीपत, करनाल कहीं भी बन रही है, वो भी कहां रजिस्टर होगी, दिल्ली वाले आरओसी पे ही रजिस्टर होगी। तो दिल्ली में जो नेहरू प्लेस जगह है वहां पे इनका आरओसी ऑफिस है, आरओसी का। तो इसका मतलब अब हमने क्या देखा कि सर जनरली तो हर स्टेट का अपना आरओसी है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस क्या है, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे एक स्टेट में 2 आरओसी हैं, जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र, उसमें 2 आरओसी, आरओसी मुंबई, आरओसी पुणे।
और कुछ स्टेट ऐसी जैसे तमिलनाडु जिसमें आरओसी चेन्नई, आरओसी कोयंबटूर है, और कुछ स्टेट ऐसे जहां पे खुद का कोई आरओसी नहीं है, दो स्टेट का एक आरओसी, जैसे एग्जांपल दिल्ली एंड हरियाणा। इसमें ऊपर वालों में तो एक स्टेट में दो थे, यहां पे दो स्टेट का एक है, दिल्ली हरियाणा का कॉमन आरओसी, और वो कहां है? दिल्ली में, नेहरू प्लेस में। तो ये थे हमारी पहली बॉडीज जो है कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, और इनका काम क्या होता है? रूल बनाना, फॉर्म्स फाइलिंग, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। अब हम कंपनी लॉ की नेक्स्ट बॉडीज की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट बॉडीज है कंपनी लॉ में वो है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब ये क्या होती है जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपने बॉडीज पढ़ी ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में। इसमें और उनमें क्या फर्क है? जो अभी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पढ़ी वो हमारे को यह बताती हैं कि कंपनी लॉ चलेगा कैसे। तो रूल्स कौन बनाएगी? एमसीए, और सारे अप्रूवल्स जनरली कौन देगा? आरडी, और सारी फॉर्म फाइलिंग जनरली किसके पास होगी? आरओसी के पास। तो ये तो हमने देखा कंपनी लॉ को चलाया कैसे जाएगा। अगर कंपनी लॉ को चलाते वक्त कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो एक कंपनी की दूसरी कंपनी से लड़ाई हो जाती है, जैसे कोका कोला की पेप्सी से पहले लड़ाई हो गई थी, या बाबा रामदेव की पतंजलि की आए दिन किसी ना किसी कंपनी से लड़ाई होती रहती है। तो जो दो कंपनियों के आपस के डिस्प्यूट है वो वाले केसेस कहां जाएंगे? उनके लिए अलग से बॉडीज बनाई गई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर दो कंपनियों की लड़ाई ना हो या कंपनी का कोई इंटरनल डिस्प्यूट है, मान लो कोई डायरेक्टर ही कंपनी के अंदर फ्रॉड करके भाग गया, तो उस डायरेक्टर के ऊपर केस कहां चलेगा? वो चलेगा क्वासी जुडिशियल बॉडीज के पास। अब वो बॉडीज कौन सी है जरा हम उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, क्वासी जुडिशियल बॉडीज को समझने से पहले आप ऐसे समझो, दो तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है जुडिशियल बॉडीज, और एक होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। एक होती है जुडिशियल बॉडीज और एक होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज का मतलब है जहां पे हमारे को न्याय मिलता है, और आपको पता है इंडिया में जुडिशियल बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो आपको पता है जैसे नॉर्मल किसी व्यक्ति की लड़ाई होती है या कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले केस कहां जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाती है हाई कोर्ट में, और अब हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट का एक होता है। फिर अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक होता है, पूरे इंडिया का एक होता है, और ये दिल्ली में ही है आपका प्रगति मैदान के पास सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हो गई जुडिशियल बॉडीज। अब हम आते हैं इस तरफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडीज का क्या मतलब है? क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। विच सीम्स टू बी, क्वासी का क्या मतलब होता है? विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो, जो दिखता है लेकिन होता नहीं। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज का क्या मतलब हो गया? कि ये वो जुडिशियल बॉडीज हैं जो कोर्ट जैसी दिख रही हैं लेकिन कोर्ट नहीं है। कोर्ट जैसी दिख रही हैं लेकिन कोर्ट नहीं है। कोर्ट क्यों नहीं है अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में। आप लोगों ने जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब था? वो कॉन्ट्रैक्ट थे जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन स्टिल हमारे को न्याय मिलता था। तो सेम अब क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो कंपनी लॉ का केस है ना, अगर कंपनीज का आपस में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कंपनीज के अंदर कोई इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो केस जुडिशियल बॉडीज पे नहीं जाएगा, वो केस क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे जाएगा। इसमें सबसे लोअर लेवल पे है एनसीएलटी। एनसीएलटी, एनसीएलटी की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फर्स्ट टाइम अगर कंपनीज का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है या कंपनी के अंदर कोई इंटरनल डिस्प्यूट होता है तो फर्स्ट टाइम केस एनसीएलटी में जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो अपील जाएगी एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुए
तो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब अगर हम इसको जुडिशियल बॉडीज से कंपेयर करें तो यहां पे मैं लिख देता हूं अपील, यहां पे भी क्या जाएगी अपील। तो अगर मैं इसको जुडिशियल बॉडीज से कंपेयर करूं तो यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पैरेलल पे यहां पे क्या है एनसीएलटी, यहां पे जो हाई कोर्ट है उसके पैरेलल पे यहां पे क्या है एनसीएलएटी, और यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पैरेलल पे यहां पे भी क्या है सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं ये दोनों। सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल बॉडी है, जो नीचे वाली दो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। अब इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी साथ में इधर क्वासी वाले कॉलम में इसलिए डाल दिया ताकि कनेक्टिविटी समझ आ जाए कि कैसे चलेगा। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति का केस होता है तो वो कोर्ट्स में जाता है, जैसे मर्डर का, डकैती का, रेप का, ये सारे केस कहां जाते हैं कोर्ट्स में। तो वो लोअर लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाते हैं, है ना, चोरी का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो सब इस तरफ जाते हैं। अगर कंपनीज से रिलेटेड डिस्प्यूट है, कंपनीज के आपस में डिस्प्यूट है, तो वो के अच्छा एक चीज और बता दूं वैसे नॉलेज के लिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहां पे सिविल केसेस जाते हैं, सिविल केसेस। इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल पे एक और कोर्ट्स है, उनको हम बोलते हैं सेशन कोर्ट्स। यहां पे जाते हैं क्रिमिनल केस। अगर मर्डर, डकैती, रेप का केस है तो वो सेशन कोर्ट में जाता है। अगर कोई सिविल केस है जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, ट्रेडमार्क का केस है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। फर्स्ट टाइम केस यहां जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम केस लोअर लेवल पे दो बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स। फर्स्ट टाइम केस यहां जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाएगी हाई कोर्ट में, अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या फर्क है मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस जाते हैं, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस जाते हैं। अब इस तरफ आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के पैरेलल पे यहां पे क्या है एनसीएलटी। फर्स्ट टाइम केस यहां जाएगा अगर कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, सेटिस्फाइड नहीं होता अपील जाएगी एनसीएलटी, अगेन सेटिस्फाइड नहीं होता अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब ट्रिब्यूनल और कोर्ट में तुमसे कोई पूछे फर्क क्या होता है कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क होता है, तो सर ट्रिब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कोर्ट्स आर मेड फॉर जनरल पर्पस। अच्छा, कोर्ट में हर तरीके का केस जा रहा है, मर्डर का, डकैती का, रेप का, हर तरीके का केस जा रहा है, लेकिन ट्रिब्यूनल में हर तरीके का केस नहीं जाता, सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड केस जा रहे हैं यहां पे, बाकी हर तरीके के केस नहीं जा रहे। सेम ऐसे इंडिया में अलग अलग ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जैसे एक इंडिया में ITAT है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहां पे सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड केस जाते हैं। फिर उसके बाद इंडिया में एक NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहां पे सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड केस जाते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड। इसका मतलब आपको एक चीज समझ आ रही है कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क है, यहां पे हर तरीके का केस जाता है कोर्ट के अंदर, लेकिन यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक केसेस जाते हैं जिन पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है ट्रिब्यूनल्स की, ये ट्रिब्यूनल्स कोई अलग चीज नहीं है, ये भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम का ही पार्ट है। ये कोर्ट्स का वर्कलोड कम करने के लिए बनाए गए हैं, कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए इंडिया में बनाए गए हैं। तो अब आपको जुडिशियल बॉडीज और क्वासी जुडिशियल बॉडीज में क्या फर्क होता है समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल बॉडीज और क्वासी जुडिशियल बॉडीज में क्या फर्क होता है समझ आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर अब हमारे को कंपनी लॉ की दोनों बॉडीज समझ आ गई, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और दूसरी कौन सी होती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज, और इनका क्या रोल है वो हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में कंपनी किसको माना जाता है किसको नहीं, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसको भी स्टार्ट करने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं। देखो किसी भी एक्ट का, मैंने तुम्हारे को बताया कि सर कंपनी लॉ में टोटल में कितने सेक्शंस है 470। आपके कोर्स में पूरे नहीं है वो अलग बात है, आपको खाली 200 से 220 तक के सेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन नॉर्मली 200-220 तक सेक्शंस पढ़ने हैं, मतलब 1 से लेकर सीक्वेंस वाइज नहीं है, वो आपको पता है टोटल में कुछ सेक्शन स्टार्टिंग के हैं कुछ पीछे के हैं, मिलाकर 200-220 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। लेकिन जो किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है ना, वो एक ही चीज बोलता है, वो कंपनी लॉ का भी सेक्शन 1 एक ही चीज बोलता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो अब हम कंपनी लॉ के अगर सेक्शन 1 की बात करें तो कंपनी लॉ का सेक्शन 1 क्या बताता है, ये क्या है सेक्शन 1। सेक्शन 1 शुरुआत तो सेक्शन 1 से ही होगी, तो सेक्शन 1 कंपनी लॉ का क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि कंपनी लॉ को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, तो कंपनी लॉ को शॉर्ट में भी कंपनी एक्ट ही बोलते हैं।
कुछ टीचर ना इसको ऐसे सिखा देते हैं कि कंपनी लॉ को शॉर्ट में सीए 2013 बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी एक्ट का शॉर्ट टाइटल भी कंपनी एक्ट ही है, इसको अलग से कोई छोटा नाम नहीं दिया। जैसे इंडिया में अभी पहले इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, उसको शॉर्ट में आईपीसी बोलते थे, उसकी जगह पे रिप्लेस करके अब इंडिया में भारतीय न्याय संहिता आ गया है, बीएनएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो उसका तो शॉर्ट में नाम लॉ मेकर ने दिया है, लेकिन कंपनी एक्ट का शॉर्ट में लॉ मेकर ने कोई नाम नहीं दिया। कंपनी एक्ट को शॉर्ट में भी कंपनी एक्ट ही बोलते हैं। तो कंपनी एक्ट शॉर्ट टाइटल हो गया। एक्सटेंड का मतलब है कि सर ये लॉ कहां तक फैला हुआ है, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड की स्पेलिंग ठीक कर लो। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं तो जो पुराना वाला कंपनी लॉ था, कंपनीज एक्ट 1956, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई थी कि अगर आप कंपनी एक्ट के प्रोविजन किसी स्टेट पे नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। तो उस केस में पुराना वाला कंपनी लॉ के प्रोविजंस गोवा पे, दमन पे, दीव पे, जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे। पुराने वाले कंपनी एक्ट के प्रोविजन इन सब स्टेट्स पे नहीं लगते थे, लेकिन नया वाला कंपनी लॉ होल इंडिया पे अप्लाई होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वाली पावर छीन ली गई है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पुराने वाले कंपनी एक्ट में पावर दी हुई थी कि आप अपने हिसाब से कंपनी लॉ को जिस स्टेट पे लगाने लगाओ, जिस स्टेट पे नहीं लगाना मत लगाओ, वो वाली पावर नए वाले कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट की छीन ली गई है। तो नया वाला कंपनी लॉ, पूरे नया वाला कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो हम पढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये हर स्टेट पे लगता है। नेक्स्ट वर्ड आता है कमेंसमेंट की। सर ये लॉ लागू कब से हुआ था? अच्छा, आपको पता है कि कंपनी एक्ट आया कब था इंडिया में? कम नाम से क्लियर है, कंपनीज एक्ट 2013, मतलब 2013 में इंडिया में आया था। तो ये लॉ इफेक्टिव कब से हुआ था? तो ये लॉ 30 अगस्त 2013 से इफेक्टिव हुआ था इंडिया के अंदर। तो कमेंसमेंट का मतलब है कि ये लॉ इफेक्टिव कब से हुआ था। अब ये मैंने क्यों बताया? अच्छा, एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, कंपनी एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं, वो एक साथ इफेक्टिव नहीं हुए थे। उसको इफेक्टिव करने में टाइम लग रहा था, कुछ दिक्कतें थी, उसकी वजह से वो धीरे धीरे इफेक्टिव हुए थे। सबसे पहले 30 अगस्त 2013 को खाली एक ही सेक्शन इफेक्टिव किया गया था, कंपनी लॉ का सेक्शन 1, और जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। फिर एज ऑन 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 तक आउट ऑफ 470 सेक्शंस 282 सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बचे कुछ सेक्शंस को जून 2016 तक जाकर इफेक्टिव किया गया था। इसका मतलब कंपनी लॉ एक्चुअल में जो पूरा इफेक्टिव हुआ है वो 2016 से हुआ है, 2016 से हुआ है, धीरे धीरे करके इफेक्टिव हुआ है। तो ये सबसे पहला हो गया सेक्शन 1। तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 1 क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। कंपनी लॉ को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उसका एक्सटेंट क्या है और कमेंसमेंट क्या है। फिर अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर ना कंपनी लॉ में डेफिनेशंस दी हुई हैं, और अब हम इसी के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं सर जो हमारा कंपनी लॉ है वो कहां एप्लीकेबल होता है, कहां एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले एक नॉर्मली 1 मिनट में लगाकर बात कर लेते हैं। सर जैसे मान लो अगर मैंने ये लिखा है सेक्शन 471A2, अगर मैंने ये लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? दिस इज सेक्शन, this is subsection, this is clause and this is subclause। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। तो सबसे पहले सेक्शन आता है, फिर सबसेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, फिर सब क्लॉज आता है। तो मान लो अगर मैं ये 1 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं सेक्शन 470 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं। अगर मान लो मैं ये ए वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ रहा हूं। अगर मान लो मैं ये 2 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। तो ये लॉ को पढ़ने का तरीका होता है, ये पूरे लॉ को पढ़ने का क्या होता है, तरीका होता है कि लॉ को पढ़ा कैसे जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही है। तो नॉर्मली सेक्शन के बाद क्या आता है, सबसेक्शन। लेकिन कई बार क्या होगा, सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा ही नहीं, सीधा क्लॉज आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, अभी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी लॉ की जो डेफिनेशन है ना, अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपनी की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20 में दी हुई है। तो अभी मैंने तुम्हारे को ऊपर बोला कि सेक्शन के बाद क्या आता है, सब सेक्शन। तो आप इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नहीं बोलोगे,
ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 है। इसका मतलब ये मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जनरली सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, लेकिन कुछ जगहों पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, क्लॉज आ जाता है। अब ऐसी रीजनिंग, इसकी डिटेल में तो रीजनिंग हम रेगुलर बैच में देते हैं, ऐसा क्यों होता है यहां तो मैं नहीं दे सकता एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं आपके दिमाग में प्रिंट करने के लिए, आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, डेफिनेशंस, तो वहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आएगा, सीधा क्लॉज आएगा। लेकिन जब हम नॉर्मली कोई प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन आएगा। तो अगर हम नॉर्मल कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ का सेक्शन 15 पढ़ रहे हैं, 16 पढ़ रहे हैं, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, तो 15 के नीचे अगर 1 लिखा हुआ तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 है वो। लेकिन जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो हम सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, बस इतना याद रख लो। तो इसका मतलब इसकी रीजनिंग तो रेगुलर बैच में हम बताते हैं, वो टाइम टेकिंग रीजनिंग है, तो हम यहां नहीं बर्बाद करेंगे उसका टाइम, क्योंकि एग्जाम के लिए इतनी रेलेवेंस नहीं है इस चीज की, तो इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सर जब डेफिनेशंस पढ़ी जाती हैं तो वहां पे सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आ जाता है, और जब हम नॉर्मल प्रोविजन पढ़ते हैं तो वहां सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, उसके बाद क्लॉज आता है। ठीक है, अब हम कुछ 3 डेफिनेशंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं जो कंपनी लॉ को समझना बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमें कंपनी लॉ समझ नहीं आएगा। और वो 3 डेफिनेशंस क्या क्या है बड़े ध्यान से समझते हैं। तो अब हम ना गाइस 3 डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो पूरे कंपनी लॉ का हमें बहुत जरूरी है। पूरे कंपनी लॉ जब तक हम पढ़ रहे हैं एंड तक अपने दिमाग में प्रिंट रखनी है, क्योंकि अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको हम वो समझेंगे। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, ज़ारा है, गुची है, वर्साचे है, जो बाहर के ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आकर काम कर रहे हैं, क्या इनको हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते भी हैं या नहीं, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर अगर मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बताऊं तो सर हम ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। पहले हम 3 डेफिनेशन लिखते हैं, पहले मैं तीनों को लिखवा रहा हूं, नोट डाउन कर लो, फिर 1 बाय 1 समझेंगे इनको। सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो है कंपनी की डेफिनेशन, और कंपनी शब्द को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। अब ये क्या कहता है, एज पर दिस सेक्शन company means a company which is incorporated under Companies Act 2013 or under any previous law relating to companies। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, अभी सिर्फ नोट डाउन करो, समझाऊंगा मैं बाद में, अभी सिर्फ नोट डाउन करो। ये पहली डेफिनेशन है। तो एज पर दिस सेक्शन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आओ। नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी की। और ये दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, एज पर दिस सेक्शन फॉरेन कंपनी मीन्स a company which is incorporated outside India but having a place of business in India। whether through physical mode or
और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हो गई। अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूं, सॉरी, एक लास्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर तीनों को कनेक्ट करवा के पढ़वाऊंगा। एक लास्ट डेफिनेशन है, ये है बॉडी कॉर्पोरेट की, और इसको हम एक और नाम देते हैं कॉर्पोरेशन, एंड इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 11। अब ये क्या बोलता है? एज पर दिस सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स a company incorporated outside India. As per this section, body corporate includes a company incorporated outside India. अब इसका क्या मतलब है? अब ये तीन डेफिनेशन मैंने लिखवाई हैं, अब इन तीनों को समझते हैं। देखो, पहले ना मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है मीन्स, एक होती है इंक्लूड्स। कुछ जगहों पे लिखा होता है मीन्स, दिस मीन्स दिस, और कुछ जगहों पे लिखा होता है दिस इंक्लूड्स दिस। पहले तो आपको मीन्स और इंक्लूड्स में फर्क पता होना चाहिए। जैसे देखो, अगर आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो तो यहां पे मीन्स लिखा है, अगर आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो तो यहां भी मीन्स लिखा है, लेकिन अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ो तो यहां पे इंक्लूड्स लिखा है, मीन्स नहीं लिखा। तो पहले तो आपको इन दोनों शब्दों में फर्क पता होना चाहिए। देखो, जिस डेफिनेशन में लिखा है ना मीन्स, तो मीन्स का मतलब होता है फाइनल, जो लिखा है वही मानना है, उसके अलावा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस डेफिनेशन में लिखा है इंक्लूड्स, उसका मतलब है कि जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी कवर हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करूं, मैंने किसी बंदे से पूछा कि आप व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, एसेट का क्या मतलब है? तो वो बंदा मेरे को बोलता है, सर एसेट मींस एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड। अगर वो मेरे को एसेट की डेफिनेशन समझा रहा है कि भाई हमने जो खर्चा कर दिया लेकिन उसका फायदा अभी रिसीव नहीं करा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एसेट। इसका मतलब उसने मींस वाली डेफिनेशन बताई है कि ये फाइनल है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई एसेट का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि सर मेरे को ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कि एसेट का क्या मतलब है, लेकिन मेरे हिसाब से एसेट में लैंड भी आएगा, बिल्डिंग भी आएगी, कार भी आएगी, बाइक भी आएगी, एसी भी आएगा। इसका मतलब वो मेरे को समझा नहीं रहा एसेट क्या होता है, वो मेरे को एसेट के एग्जांपल्स दे रहा है। तो जो उसने मेरे को 4-5 एग्जांपल दिए हैं, क्या खाली वही एसेट होंगे या और चीजें भी कवर हो सकती हैं? और चीजें भी कवर हो सकती हैं। इसका मतलब उसने मेरे को मीन्स नहीं बताया, इंक्लूड्स बताया। लेकिन पहले वाले व्यक्ति ने जब बोला कि सर एसेट का मतलब है एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, इसका मतलब उसने उसका मीन्स वाला मतलब बताया है कि जो बताया वो फाइनल। तो इसका मतलब अभी जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो हम 3 डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और ये 3 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें 2 डेफिनेशन मीन्स वाली हैं और 1 डेफिनेशन इंक्लूड्स वाली है। तो अब हम 3 डेफिनेशन को समझेंगे, तब हमारे को समझ आएगा कि हमारा कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते किसको है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, और यहां पे लिखा हुआ है एज पर दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी। लॉ मेकर कह रहा है कंपनी क्या है? कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का यहां पे मतलब है फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड, फॉर्म्ड या फिर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ भी कौन सा वाला? रिलेटिंग टू कंपनीज। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया कि इंडिया में अभी कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, लेकिन इससे पहले इंडिया में कौन सा था प्रीवियस लॉ में? एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 1956 था, इससे पहले। उससे भी पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913 था, एंड सो ऑन 1800 की सदी में भी थे।
इसका मतलब हमारे इंडिया में कंपनी लॉ की शुरुआत तो वहां से हुई थी जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ये कह रहा है कि कंपनी का मतलब है आ कंपनी। अच्छा, इसका मतलब इस कंपनी और इस कंपनी में फर्क है। इस वाली कंपनी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इस वाली कंपनी का क्या मतलब है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपको पता है कि इंडिया में जो कंपनी बनती है वो जनरली कितने लोग बनाते हैं? अगर प्राइवेट, दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, 2 मेंबर चाहिए होते हैं। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कि उन लोगों ने क्या बना लिया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिया। तो वो ये कह रहा है एज पर दिस सेक्शन कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि कहां रजिस्टर हुई है? या तो कंपनी एक्ट 2013 में बनी है या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। अच्छा, ये लाइन डालनी बहुत जरूरी थी, प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, अगर ये और के बाद वाली लाइन ना होती, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो इसका मतलब होता कंपनी का मतलब है कि वो कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी है। लेकिन अब तुम सोचो कि जो रिलायंस है वो तो 1970s के आसपास बनी थी, तो वो तो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी। जो टाटा स्टील्स है वो तो 1902 के आसपास बनी थी, 1902 के आसपास जमशेदजी टाटा जी ने बनाई थी। तो वो तो कंपनीज एक्ट 1913 से भी पहले जो 1800 की सदी में कंपनी लॉ चल रहा होगा वो तो उसमें बनी होगी। तो अगर ये और के बाद वाली लाइन ना होती तो इसका नुकसान यह होता कि जो कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 में बन रही हैं उनको तो हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मानते और उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता, लेकिन जो कंपनियां कंपनी लॉ 2013 से पहले बनी हम उनको कंपनी मानते ही ना। लेकिन इसलिए लॉ मेकर ने क्या करा है कि जो कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 में बनी है हम उनको तो कंपनी मान रहे हैं, लेकिन साथ में क्या लिख दिया? और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज का मतलब है कि अगर कोई कंपनी पुराने वाले किसी कंपनी एक्ट में बनी है, कंपनीज एक्ट 1956 में, कंपनीज एक्ट 1913 में या उससे पहले वाले किसी कंपनी लॉ में बनी है, हम उसको भी कंपनी मानेंगे, हम उसको भी कंपनी मानेंगे। तो तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे कि सर कंपनी क्या है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, तो सर हर वो कंपनी जो इंडिया में बनी है। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 कहां का है? इंडिया का। कंपनीज एक्ट 1956 कहां का है? इंडिया का। 1913 कहां का? इंडिया का। तो हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनी है, भले ही वो इस वाले कंपनी लॉ में बनी हो 2013 वाले में या वो पहले वाले कंपनी लॉ में बनी हो, उसको हम कंपनी मानेंगे। लेकिन शर्त क्या है? वो बनी कहां पे होनी चाहिए? इंडिया में। तो अब इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, सर मैकडी, डोमिनो, जारा, गुची, वर्साचे ये सब इंडिया में आकर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये इंडियन कंपनी तो है नहीं, ये इंडिया में तो बने नहीं, ये तो ऑलरेडी बाहर बनी हुई थी, बाहर बनी है, इंडिया में आके सिर्फ ऑपरेट हो रही है। तो इनको हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं मानेंगे। लेकिन सर अगर हम इनको कम, क्योंकि अभी हमने सीख लिया सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी, भले फिर वो इस वाले कंपनी लॉ में बनी हो, 2013 वाले कंपनी एक्ट में बनी हो या पहले वाले में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इंडिया में बनी है तभी वो कंपनी कहलाएगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, सर जो बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर ऑपरेट हो रही हैं उनको हम कंपनी तो नहीं मानते। तो सर अगर हम उन्हें कंपनी नहीं मानते तो फिर उनके ऊपर क्या कंपनी लॉ नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इंडिया में आकर अगर कोई कंपनी धंधा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो और अगर हम उसके ऊपर कंपनी लॉ नहीं लगाएंगे तो वो तो जो मन में आएगा वो करेगी। तो हमारे इंडिया का कंपनी लॉ तो उसके ऊपर लगेगा, लेकिन हम उसे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं मानते। क्या मानते हैं हम आगे जाके पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारी, कंपनी की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। तो तुमसे कोई सीधी सी भाषा पूछे कंपनी कहां डिफाइन है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है। और कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, भले वो इस वाले कंपनी लॉ में बनी हो 2013 वाले में या किसी पहले वाले कंपनी लॉ में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आती है फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को क्या बोलता है? एज पर दिस सेक्शन फॉरेन कंपनी मीन्स, देखो यहां पे भी मीन्स है, मीन्स का मतलब फाइनल, अपना दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वही मानना, उसके अलावा कुछ नहीं मानना। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो एक बात क्लियर हो गई, जो कि इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर कहां पे हुई है? बाहर, इंडिया से बाहर बनी है, लेकिन ऑपरेट कहां पे आके हो रही है? बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन धंधा कहां पर आकर कर रही है? इंडिया में आके कर रही है। वेदर थ्रू फिजिकल मोड और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कह रहा हो सकता है वो धंधा इंडिया में फिजिकली कर रही हो सकता है वो धंधा इंडिया में, बिजनेस इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हो। जैसे एग्जांपल, मैकडी और डोमिनोज इंडिया में फिजिकली रन कर रहे हैं, अमेजॉन इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली रन कर रहे हैं। इसका मतलब फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बनी बाहर है लेकिन ऑपरेट इंडिया में आकर। तो ये मैकडी, डोमिनोज, जारा, गुची, वर्साचे ये सब क्या है? फॉरेन कंपनीज हैं।
और भले ही वो इंडिया में फिजिकली आए इलेक्ट्रॉनिकली आए। अच्छा, इस डेफिनेशन को पढ़कर यह तो समझ आ गया कि सर फॉरेन कंपनी क्या है, लेकिन इस डेफिनेशन में कहीं से भी यह नहीं पता लग रहा क्या इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ लिखा है कि इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी क्या है, जो बनी बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, बस इतना समझाया है। इससे यह नहीं क्लियर हो रहा कि इन कंपनियों के ऊपर कंपनी लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब लोग बड़े परेशान कि सर इनके ऊपर कंपनी लॉ लगाए ना लगाए। अच्छा देखो, लिखा तो ऊपर भी नहीं था, कंपनी की डेफिनेशन में भी नहीं लिखा था कंपनी लॉ लगेगा, लेकिन ये इंप्लाइड है कि हम इंडियन कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो इंडियन कंपनी पे तो लगेगा ही, तो इसलिए उनके ऊपर तो हम कंपनी लॉ लगा देते हैं। लेकिन फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ लगेगा नहीं लगेगा वो इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन हमें यह समझ आ गया कि फॉरेन कंपनी होती क्या है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि बनी बाहर है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस का है इंडिया में, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे, भले वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक हो। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक डेफिनेशन बनाई गई बॉडी कॉर्पोरेट, और ये दी गई सेक्शन 2(11) में। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला कि हमारा कंपनी लॉ ना तो कंपनी पे लगेगा ना फॉरेन कंपनी पे लगेगा, हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बड़ी टेक्निकल बात बोल दी। हमारी एमसीए ने क्या बोला कि हमारा कंपनी लॉ किस पे लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। अब बॉडी कॉर्पोरेट को लोगों ने बड़ा सोचा कि यार अब कंपनी लॉ की एप्लीकेबिलिटी बॉडी कॉर्पोरेट से डिसाइड होगी, तो बॉडी कॉर्पोरेट को समझना बहुत जरूरी है। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी तो बड़ी टुच्ची सी डेफिनेशन थी। यहां पे क्या लिखा हुआ बॉडी कॉर्पोरेट में, एज पर दिस बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बस इतना लिख के छोड़ दिया। मगर यहां पे मीन से नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ इंक्लूड्स, और यहां पे क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जब ये डेफिनेशन आई तो लोग बड़े परेशान कि यहां पे इंक्लूड्स का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने तुम्हारे को बताया था कि जब भी वर्ड लिखा हो इंक्लूड्स तो इसका मतलब यह है कि वो फाइनल डेफिनेशन नहीं है, जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी कवर हो सकता है। अब जब यहां पे इंक्लूड्स लिखा गया तो लोग बड़े परेशान हो गए। तो इसके ऊपर जब इंडिया में मैंने तुम्हारे को बताया अगर किसी सेक्शन को लेकर कोई परेशानी आती है तो उसके ऊपर एमसीए क्या देता है, अपनी क्लैरिफिकेशन। तो फिर इस इंक्लूड्स वर्ड को लेकर एमसीए ने क्लैरिफिकेशन दी। वो क्या क्लैरिफिकेशन दी अभी मैं बताता हूं। अगर 2 मिनट के लिए मैं एक चीज समझा रहा हूं, अगर यहां पे इंक्लूड्स ना होता, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं एक समझाने वाली बात कर रहा हूं, अगर यहां पे इंक्लूड्स ना होता और मीन्स लिखा होता तो इसका यह मतलब होता बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मींस बॉडी कॉर्पोरेट मींस फॉरेन कंपनी। फिर तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता फॉरेन कंपनी, लेकिन लॉ मेकर ने मींस से नहीं लिखा, इंक्लूड्स लिखा है। तो यहां पे लोग हो गए कंफ्यूज कि यहां पे इंक्लूड्स वर्ड का क्या मतलब है। तो यहां पे अब इंक्लूड्स वर्ड का क्या मतलब है जरा मैं लिखवा रहा हूं, जरा लिखना फिर हम समझेंगे। क्योंकि लॉ मेकर ने बोला कि हमारा कंपनी लॉ किसके ऊपर लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगेगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या कवर होता है, क्या नियम, जरा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर लिखो as per MCA circular, here includes word indicates that along with foreign companies Indian companies will also fall under the definition of body corporate. तो एमसीए ने क्या बोला कि यहां पे इंक्लूड्स वर्ड का मतलब है कि फॉरेन कंपनी के साथ साथ इंडियन कंपनी भी कवर होंगी। और जब फॉरेन कंपनी भी कवर होंगे, इंडियन कंपनी भी कवर होंगे, हमारा कंपनी लॉ किसके ऊपर लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट में। तो सीधी सी भाषा में बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन कंपनी भी आती है। और सीधी सी भाषा में हर वो कंपनी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद की एक पहचान होती है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट। तुमसे कोई सीधी सी भाषा में एक लाइन में पूछे बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो एनीथिंग विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इंडियन कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस। क्या फॉरेन कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, जहां पे कंपनी की खुद की एक पहचान है। जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस को मुकेश अंबानी चला रहा है और रिलायंस ने अगर मार्केट से 100 करोड़ का लोन लिया तो कल को अगर रिलायंस नहीं चुका पाती तो केस अंबानी के ऊपर नहीं होगा, रिलायंस के ऊपर होगा, क्योंकि रिलायंस की खुद की एक पहचान है, रिलायंस की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी अलग चीज है, उसको चलाने वाले अलग चीज है। और कल को यही अगर मुकेश अंबानी 10 करोड़ रुपए का लोन लेता अपनी बेटी की शादी के लिए और वह नहीं चुका पाता तो केस अंबानी पे होगा, रिलायंस पे नहीं होगा, क्योंकि अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है।
तो कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की खुद की एक पहचान होती है। और बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, भले फिर वो इंडियन कंपनी हो, भले ही वो फॉरेन कंपनी हो। तो सीधी सी भाषा में हमारे एमसीए ने क्या बोला कि हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट में लगेगा, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है। तो इस वजह से जो बाहर की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता है, उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता है, क्योंकि हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट में लगता है और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन भी आती है। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे क्या है मैकडी, डोमिनोज, ज़ारा, गुची, वर्साचे क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो। सर ये एज पर कंपनी लॉ कंपनियां तो नहीं है, ये फॉरेन कंपनी है। लेकिन क्या इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? यस, इनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में आती है, और जो भी एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में आएगी कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, उस पर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो आएगी उस पर कंपनी लॉ लगेगा। अच्छा, इसीलिए एक चीज कही जाती है, बड़े ध्यान से सुनना, एक चीज कही जाती है, मेरे को बताना है सही है नहीं है। Every company is a body corporate. Every company is a body corporate. But every body corporate is not a company. Every company is a body corporate, but every body corporate is not a कंपनी। हर एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है सर। लॉजिकली सोचो, जैसे मैं अगर बात करूं रिलायंस की, फॉर एग्जांपल लिखते हैं, देखना मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पे हम एक कॉलम बनाते हैं कंपनी का, यहां हम एक कॉलम बनाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सर रिलायंस की, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की। सर क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कंपनी है? आंसर इज यस, क्योंकि सर अभी हमने ऊपर पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब है हर वो कंपनी जो इंडिया में बनी है, और रिलायंस कहां बनी है? इंडिया में। तो क्या ये कंपनी है? यस कंपनी है। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है? आंसर इज यस सर, रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जो भी हमने सेक्शन 2 क्लॉज 11 में पढ़ी, बॉडी कॉर्पोरेट में एमसीए के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन कंपनी भी आती है। अलॉन्ग विद फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी विल आल्सो फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो रिलायंस कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। नेक्स्ट हम बात करें सर टाटा की। क्या टाटा कंपनी है? आंसर इज यस सर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग टाटा इंडिया में बनी है, और हर वो कंपनी जो इंडिया में बनी है वो कंपनी मानी जाती है। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है? आंसर इज यस, 2 क्लॉज 11 के अकॉर्डिंग वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि सर बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। क्या ये कंपनी है? आंसर इज नो, कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? सर मैकडॉनल्ड्स इंडिया में नहीं बना, और हम कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी खाली किसको मानते हैं? जो इंडियन में बनी हो, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हो। तो मैकडॉनल्ड इंडिया में नहीं बना, तो मैकडॉनल्ड कंपनी तो नहीं है। लेकिन क्या मैकडॉनल्ड बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस, मैकडॉनल्ड बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा सर बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन कंपनी भी आती है। नेक्स्ट हम बात करें डोमिनोज की। तो सर क्या डोमिनोज कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि डोमिनोज भी इंडिया में नहीं बना। इसकी कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कभी, जुबिलेंट फूड वर्क्स है। जो डोमिनोज थे एक ब्रांड का नाम है उनके, जो वो पिज्जा बेचते हैं, उस कंपनी को जो चला रही है डोमिनोज को, उस कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। क्या ये इंडिया में बनी है? नहीं सर, ये बाहर बनी है। तो क्या ये कंपनी है? सर नहीं, कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हम सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी खाली इंडियन कंपनी को मानते हैं। लेकिन क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और फॉरेन कंपनी भी आती है। तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। हर एक कंपनी जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, लेकिन हर एक बॉडी कॉर्पोरेट से मैकडॉनल्ड, डोमिनोज ये बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी किसको मानते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट किसको मानते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई। सर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं सर इंडिया में, अब आपने ये कंपनी शब्द का मतलब तो समझ लिया। अब इंडिया में दो तरीके की कंपनियां होती हैं। इंडिया में दो तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है रजिस्टर्ड कंपनीज, और एक होती हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। एक होती है रजिस्टर्ड कंपनीज, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनीज। सर रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, जो कि इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, भले वो इस वाले कंपनी एक्ट में बनी हो या पुराने वाले किसी कंपनी एक्ट में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी हैं? जो कि रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट है।
जो खुद के एक्ट में बनी है, जिनके लिए इंडिया में स्पेशल एक्ट पास कराया गया है, और इन्हीं को हम स्टैट्यूटरी कंपनीज को स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं। तो एग्जांपल लेके बात करें अगर रजिस्टर्ड कंपनीज को, तो एग्जांपल रिलायंस टाटा, रिलायंस टाटा, ये सब रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ये कंपनी एक्ट में बनी है एटसेट्रा। लेकिन अगर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात करें तो एग्जांपल एलआईसी, एग्जांपल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो खुद के लॉ से बनी है। इंडिया में एलआईसी का खुद का एक्ट है एलआईसी एक्ट, एसबीआई बैंक का खुद का एक्ट है एसबीआई एक्ट। तो ऐसी कंपनियां जो कंपनी लॉ में नहीं बनी, जो खुद के एक्ट से बनी है, उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो सर एक बात बताओ, ये जो एलआईसी है, एसबीआई है, क्या इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी भी खुद की पहचान होती है? आंसर इज यस। और सर अभी आपने ऊपर बोला कि हम बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो क्या हमारा कंपनी लॉ, जो कंपनियां स्पेशल एक्ट से बनी है, क्या उनके ऊपर भी लगेगा? आंसर इज यस। तो जैसे मैं एग्जांपल लेकर बात करूं, जैसे एलआईसी है, तो एलआईसी को इंडिया में एलआईसी एक्ट भी फॉलो करना है जो उनका खुद का लॉ है, और एलआईसी को इंडिया में कंपनी एक्ट भी फॉलो करना है, क्योंकि कंपनी लॉ तो जनरल लॉ है, वो सारी कंपनीज पे लगता है, तो उनको ये भी फॉलो करना है। तो एलआईसी को दोनों लॉ फॉलो करने हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि एलआईसी के लिए जो एलआईसी एक्ट है वो इनका स्पेसिफिक लॉ है, और कंपनी लॉ जो हो गया वो जनरल लॉ है जो हर कंपनी पे लगता है। अच्छा, स्पेसिफिक लॉ का क्या मतलब है? जो खाली इन्हीं के लिए बनाया गया। एलआईसी एक्ट क्या हर कंपनी पे लगेगा? खाली एलआईसी पे लगेगा, एलआईसी पे लगेगा। जैसे एसबीआई एक्ट है तो वो खाली एसबीआई पे लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एक्ट, जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया। लेकिन क्या कंपनी लॉ खाली इन्हीं के लिए बना है? हर तरीके की कंपनी पे लगता है। कंपनी एक्ट तो हर तरीके की कंपनी पे लगता है, वो नॉर्मल कंपनी पे भी लगेगा जो कंपनी एक्ट पे बनी है, वो एलआईसी पे भी लगेगा, वो एसबीआई पे भी लगेगा, वो सब पे लगेगा। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो खुद के लॉ से बनती हैं, उनको अपना लॉ तो फॉलो करना ही होता है, साथ में कंपनी लॉ भी फॉलो करना होता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, जो कंपनी एक्ट में बनी है, उन्हें खाली अपना लॉ फॉलो करना है, उन्हें खाली कंपनी लॉ फॉलो करना है, उन्हें और कोई लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है, कि जैसे एलआईसी के ऊपर दोनों लॉ लग रहे हैं, एलआईसी एक्ट भी और कंपनी एक्ट भी। लेकिन अगर कल को फ्यूचर में अगर इनके एक्ट में, एलआईसी एक्ट में और कंपनी एक्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती है, कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो उनका वाला लॉ प्रिवेल करेगा। उनका वाला लॉ प्रिवेल करेगा मतलब इनके लॉ की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना, वो ये बोलता है कि हर एक कंपनी को एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। कंपनी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं डायरेक्टर्स, एक होते हैं शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो डायरेक्टर्स हर साल अपनी जो मीटिंग करते हैं कंपनी के अंदर, उसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। और कंपनी एक्ट ये बोलता है कि हर एक कंपनी को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करानी है। लेकिन एलआईसी एक्ट ये बोलता है कि एलआईसी को एक साल में मिनिमम 6 बोर्ड मीटिंग करानी है। एलआईसी को मिनिमम एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करानी है? 6। तो दोनों में क्या हो गया? कंफ्लिक्ट हो गया। कंपनी एक्ट बोल रहा है 4 कराओ, एलआईसी एक्ट बोल रहा है 6 कराओ। तो अब उस केस में एलआईसी कंपनी जो है वो एलआईसी एक्ट की बात मानेगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानेगी। इसका मतलब वो 6 बोर्ड मीटिंग कराएगी, 4 बोर्ड मीटिंग नहीं कराएगी, क्योंकि उनका वाला लॉ जो बोल रहा है वो उसको मानेगी। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर कंपनी लॉ का कोई प्रोविजन साइलेंट है तो एलआईसी एक्ट वाले कंपनी लॉ की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोविजन ऐसा है जो कंपनी लॉ में भी डिफाइन है और एलआईसी एक्ट में भी डिफाइन है, और दोनों बातें अलग अलग कर रहे हैं, तो उस केस में उनका वाला एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। मतलब स्पेसिफिक लॉ, उनके एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। तो इस केस में इनका वाला प्रिवेल कर गया, मतलब अब इनको एक साल में 6 बोर्ड मीटिंग करानी है, 4 नहीं करानी, क्योंकि एलआईसी एक्ट प्रिवेल कर गया। तो इसमें एक नोट डाल लेना कहीं पे, whenever there is any conflict arises between specific law and general law, then specific law will prevail over general law।
सर जब भी स्पेसिफिक लॉ और जनरल लॉ में कंफ्लिक्ट होगा तो स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल करेगा। स्पेसिफिक लॉ क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। तो जैसे हमने देखा कि जैसे हम एलआईसी के अकॉर्डिंग बात करें तो एलआईसी एक्ट जो उनके खुद के लिए बनाया गया वो उनका स्पेसिफिक लॉ है और कंपनी एक्ट क्या है? जनरल लॉ। तो जब दोनों सेम सेम चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे कंफ्लिक्ट होगा, जैसे यहां पे कंफ्लिक्ट हो गया, कंपनी एक्ट बोल रहा है 4 बोर्ड मीटिंग कराओ, एलआईसी एक्ट बोल रहा है 6 बोर्ड मीटिंग कराओ, तो ऐसे केस में एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। तो इनको 6 ही करानी पड़ेगी। तो मैंने लिखवा दिया whenever there is any conflict arises between specific law and general law then specific law will prevail over general law। तो अब इससे हमने क्या सीखा कि सर इंडिया में 2 तरीके की कंपनियां होती हैं, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी, एक होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। रजिस्टर्ड कंपनी वो है जो कंपनी लॉ में बनी है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो है जो खुद के लॉ से बनी है। तो सर क्वेश्चन था क्या स्टैट्यूटरी लॉ के स्टैट्यूटरी, इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं, क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन अगर उनके लॉ में और कंपनी लॉ में कोई कंफ्लिक्ट होगा तो उनके लॉ की बात मानी जाएगी, कंपनी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट सर हमने ये समझ लिया कि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हम कंपनी किसको मानते हैं, फॉरेन कंपनी किसको मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट किसको मानते हैं, और हमारा कंपनी लॉ किस पे लगता है? बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है। प्लस हमने कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में ही पढ़ लिया। एक शब्द और सिखा देता हूं कि सर जो कंपनी शब्द है ये डिराइव कहां से हुआ? तो हमारा जो कंपनी शब्द है ये 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, एक था कॉम और एक था पनीस। 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, एक था कॉम और एक था पनीस। कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड और मील। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बना? टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोला जाता था, उसी तरीके से इकट्ठा काम करने को आज की डेट में क्या बोला जाता है? कंपनी। तो जैसे हम अभी भी किसी को बोल नहीं देते, कई बार हम खाना खा रहे होते तो हम किसी को बोलते आओ हमें कंपनी दे दो, साथ में हमारे साथ खा लो। तो इसका मतलब कंपनी शब्द आज भी हम उस सेंस में यूज करते हैं, जनरल सेंस में। तो कंपनी शब्द की डेरिवेशन कहां से आई? कंपनी शब्द 2 लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, कॉम और पनीस। कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, ब्रेड का मतलब क्या होता है? ब्रेड, सॉरी पनीस का मतलब क्या होता है? ब्रेड और मील, दोनों को जोड़ दे टुगेदर टेकन अ मील। तो जिस तरीके से इकट्ठा खाना खाने को पहले कंपनी बोलते थे, उस तरीके से इकट्ठा काम करने को आज की डेट में क्या बोलते हैं? कंपनी। तो अब आज का हम पहला लेक्चर अब खत्म कर रहे हैं, आज समाप्त कर रहे हैं। आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे और अगले लेक्चर में चैप्टर में खत्म कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हमने मेन बहुत सारी चीजें सीख ली। सर कंपनी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने एप्लीकेबल होंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 1 क्या बोलता है, फिर कंपनी लॉ कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या है, कंपनी लॉ की क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या है, फिर उसके बाद कंपनी लॉ और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में क्या फर्क होता है, और कंपनी लॉ की डेरिवेशन कहां से, ये सब हमने सीख लिया। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना। आग लगा दी हम लोगों ने, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें हम सीख रहे हैं, और कुछ भी मैं छुड़वा नहीं रहा हूं, बिल्कुल बेस बनवा कर पक्का कराता हुआ चल रहा हूं। मतलब हमारा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच ना, मैंने तुम्हारे को ये बात पहले भी बोली थी और ये तुम फील कर लोगे, बाकी टीचरों के मार्केट के रेगुलर लेक्चर से फार बेटर होगा। और किसी को ने अगर हमारा रेगुलर पढ़ लिया तो बाकी टीचरों की तो कोई औकात ही नहीं है फिर उसके आगे, फिर तो वो कहानी खत्म हो गई। तो रेगुलर तो हमारा नेक्स्ट ही लेवल है, बस उसमें फिर टाइम टेकिंग है, तो इसलिए जिन लोगों पे टाइम कम है तो उसी के लिए हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड बनाया। चलो जी, बाकी की बात अगले लेक्चर में करेंगे। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तक यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, एफएलएम जाके सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।